चलिए मिथिलेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, वाई यू ऑप्टेड टू बी ए पॉलिटिकल टीचर। आप पॉलिटिकल में ही अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? सर, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इसमें स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि है सर। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया है। इसलिए अन्य किसी विषय की अपेक्षा मेरी इसमें किसी को ज्ञानार्जन करने देने की या मार्गदर्शन देने की सहजता मुझ में इसमें अधिक है सर। और चूंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक व्यक्ति के दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है सर। इसमें व्यक्ति सहज ज्यादा हो सकता है अन्य विषयों की बनिस्पत। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का टीचर मैं बनना चाहता हूँ सर। आप कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? चूंकि सर मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, मैंने एमए के बाद नेट पास की है और पीएचडी पास किया है। इसका मेरा उद्देश्य ही रहा है सर कि मैं उच्च शिक्षा में जो है अपना योगदान दे सकूं और कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ा सकूं। आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। सर, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का कुछ वर्षों का अनुभव है और मेरी लेखन में रुचि रही है। समसामयिक मुद्दे पर मैं लिखता रहा हूं और गत वर्ष जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुझे जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। वेरी गुड। ओके, चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि यदि किसी को पॉलिटिकल साइंस में एंटर होना है एज अ टीचर, तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बताइए। ये एक थ्योरी का अच्छा जानकार होना चाहिए सर। ओके। जहाँ जब विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए उनकी। उसके बाद है कि नेट पास होना चाहिए सर। पीएचडी करना चाहिए संबंधित विषय में। और दक्षता उतनी होनी चाहिए कि हम बच्चों को सहजता से अपना ज्ञान दे सकें। ओके, चलिए, कुछ पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए हमें। पार्लियामेंट भारत के लिए, संसदीय विधान के लिए सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है। और कोई भी कानून निर्माण की शक्ति संसद को ही है। संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है और उसी कानून के सहारे हमारी भारतीय शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाता है। शासक हो या शासित हो, पब्लिक के रूप में सबों का, सबों के लिए नियम संसद ही बनाती है। सभी जातियों का पिता कौन है? जी सर, क्वेश्चन सर अगेन। सभी जातियों का पिता कौन है, किसे कहा जाता है सभी जातियों का पिता? दुनिया की सर, सबसे सभी पहली जातियों का जाति। पिता पहली जाति के रूप में इंसान ही है सर। सॉरी सर। निषाद। निषाद। निषाद को सभी जातियों का पिता कहा जाता है, दुनिया की पहली जाति है। चलिए, ये बताइए मुझे, जातिवाद से आप क्या समझते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं बताइए। सर, जब लोगों को लगता है कि हम हम कर्म के आधार पर हमारी जाति में एक रूपता है और जब लोग जातिगत भावना से एक दूसरे से अपने जाति से जुड़ते हैं तो यही जातिवाद होती है। और जातिवाद का उपयोग, इसका इस्तेमाल हम लोग के देश में विशेष करके पारिवारिक सामाजिक स्तर पर संबंध बनाने के संदर्भ में देखा जाता है। विशेष करके शादी ब्याह के संदर्भ में लोग वहां पे जाति से नहीं निकल पाते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में देखें तो चुनाव के समय इसका जो है इसको भंजाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जाति के नेताओं द्वारा। छुआछूत से क्या समझते हैं आप? इंसान को इंसान न समझकर उससे भेदभाव करना ही छुआछूत है। हालांकि अभी अपने देश में छुआछूत को गैर संवैधानिक ठहराया गया है, यह सही नहीं है। लेकिन आजादी के पूर्व जब संविधान, हम लोगों का अपना संविधान नहीं था, तो छुआछूत हमारी सामाजिक व्यवस्था में अधिक देखी जाती थी। वर्तमान में यह अनुच्छेद 17 के तहत भी इसे निषिद्ध ठहराया गया है और छुआछूत का निर्वहन करने पर सजा भी हो सकती है। ओके,
शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सर चला। और यह बातों विचारों की लड़ाई थी, इसमें हथियारों की लड़ाई नहीं हुई। तनाव जैसा माहौल में दोनों देश रहा। ओके। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद। जब पारंपरिक राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाने लगा, तो वही व्यवहारवाद के रूप में राजनीति विज्ञान में नजर आया। इसके पहले अनुभव के आधार पर राजनीति विज्ञान को देखने का नजरिया था। व्यवहारवाद क्रांति के बाद तथ्य पर जोर दिया जाने लगा, वास्तविकता को आत्मसात किया जाने लगा, और एक नियमितता जैसी बातें देखने को मिली। ओके। और संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद। संघवाद में सर, जब शासन का स्तर एक स्तर पर केंद्रित न होकर विकेंद्रीकृत के रूप में हो, तो यही संघवाद है। अपने देश में शासन के दो स्तर हैं, तीन स्तर हैं हालांकि। एक केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और पंचायती राज स्तर पर भी हम लोग यहाँ पर संघवाद के रूप में देखते हैं। ओके। एक जी। पॉलिटिकल साइंस टीचर में प्रैक्टिकल और थ्योरी रिलेटेड किस तरीके का नॉलेज होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस के टीचर को सही रूप से जानकारी होनी चाहिए सर, ताकि वो अपने बच्चों को जानकारी दे सके। और हाँ जी, आगे बोलिए। अच्छा बोल रहे हो। चूंकि चूंकि बाहरी तौर पर तो जानकारी उतनी नहीं दे सके, क्योंकि अगर लोकतंत्र है, संसद का काम है कानून बनाना, वो सब काम तो संसद में होगा। या इलेक्शन में खड़ा होना है, लोकसभा का उम्मीदवार बनना है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनना है, तो प्रैक्टिकली तो उसका जानकारी हम नहीं दे सकते हैं सर। हाँ, उस रूप में हम मॉक रूप में जो है अपने कक्षा में उसका कुछ गतिविधि हम करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, युवा संसद का रोल करवा सकते हैं, इस तरह का डेमो हम करवा सकते हैं। ओके। सैद्धांतिक रूप की जानकारी होनी जरूरी है सर। आपको पीडी क्लासेस ज्वाइन करके कैसा लगा, और क्या चेंजेस मिले आपको? बहुत अच्छा लगा सर, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर। ओके। और आपको सब में से क्लासेस सबसे अच्छी कौन सी लगी, और क्यों? बॉडी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल क्वेश्चंस, मॉक इंटरव्यू? जी, आज आज का क्लास अच्छा लगा सर, क्योंकि इसमें सभी चीज सम्मिलित दे रहा है। ओके। चलिए अब हम एक डेमो टीचिंग करेंगे। डेमो टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके। उसमें मुझे एक बोर्ड चाहिए। अगर आपके जी। पास बोर्ड है तो सही है, वरना आप एक चार्ट लगा लीजिएगा वॉल पर। अगर आपके पास वॉल बोर्ड है, मेरे बोर्ड बोर्ड हो है तो जाएगा सर। ठीक है। ओके। वहां पर मैं आपको एक डेमो टीचिंग सिखाऊंगा। ओके। वो डेमो टीचिंग के अंदर हम अंदर चलेंगे। जी। डेमो टीचिंग के रूल्स होते हैं कुछ, वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं।